दोस्तों, इतिहास में अलायंसेस अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे दरकते हैं। पहले बयान आते हैं, फिर भरोसा टूटता है और आखिर में वही गठबंधन सवालों के घेरे में आ जाता है। आज जो कुछ नेटो, यूरोप और अमेरिका के बीच हो रहा है, वह ठीक उसी प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है। फ्रांस का हालिया कदम, यूरोप के नेताओं के बयान और इंडिया की तरफ बढ़ता झुकाव, ये सब रैंडम घटनाएं नहीं है। ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अब खुलकर दिखाई देने लगी है। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका और नाटो दोनों सकते में है, यूरोप क्यों अब अमेरिका से दूरी बनाता दिख रहा है और कैसे इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल पुथल का सबसे बड़ा फायदा इंडिया को मिलता दिख रहा है। सबसे पहले फ्रांस से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब पार्टनरशिप नहीं, बल्कि प्रेशर और थ्रेट मॉडल पर चल रही है। ट्रंप ओपनली कहते रहे हैं कि अमेरिका अब इंटरनेशनल रूल्स, एग्रीमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बोझ तले नहीं दबेगा। इसी सोच के तहत अमेरिका ने पिछले वर्षों में कई ग्लोबल बॉडीज से दूरी बनाई, फंडिंग रोकी और एलाइज पर खुलेआम सवाल उठाए। सबसे ज्यादा झटका नाटो को लगा। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, हमेशा से कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर देखा जाता रहा है, जहां सभी सदस्य बराबरी के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन ट्रंप ने बार बार यह कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो नाटो का कोई मतलब ही नहीं है। उनका आरोप रहा कि अमेरिका ज़्यादा पैसा देता है, ज़्यादा हथियार देता है और यूरोप सिर्फ सुरक्षा का फायदा उठाता है। यूरोप के लिए यह बात सिर्फ इंसल्टिंग नहीं, बल्कि अलार्मिंग थी, क्योंकि नेटो का आधार ही ट्रस्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रंप का नेटो को बिजनेस डील की तरह देखना यूरोप को स्वीकार नहीं था। इसी बीच ट्रंप के कई पब्लिक स्टेटमेंट्स और जेस्चर्स ने हालात और बिगाड़ दिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन की खुले मंच पर मिमिक्री, एलाइज को पब्लिकली रिडिक्यूल करना और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर धमकी भरे बयान, यह सब यूरोप में यह भावना पैदा करने लगा कि अमेरिका प्रिडिक्टेबल पार्टनर नहीं रहा। अब ग्रीनलैंड को समझना जरूरी है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क खुद नाटो का मेंबर है। जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कंट्रोल की बात कही, तो यूरोप के लिए यह शौक था। अगर अमेरिका किसी नेटो एलाई के टेरिटोरी पर ही दबाव बना सकता है, तो नेटो के अंदर सिक्योरिटी गारंटी का क्या मतलब रह जाता है। यहीं से फ्रांस ने चुप रहना छोड़ दिया। फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक प्रपोजल लाया गया, जिसमें नेटो से बाहर निकलने की बात ओपनली कही गई। यह प्रपोजल लेफ्ट विंग सांसद क्लेमेंस गुत्ते की तरफ से आया, जिसमें साफ कहा गया कि फ्रांस को 2 चरणों में नेटो से अलग होना चाहिए। पहले नेटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलना और बाद में फुल एग्जिट पर विचार। ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्रांस नेटो का पावरफुल मेंबर है, न्यूक्लियर पावर है, एडवांस्ड मिलिट्री है और यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में सेंट्रल रोल निभाता है। फ्रांस का कहना है कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल लॉ का सम्मान नहीं करती और नेटो को यूरोप की सिक्योरिटी से ज़्यादा अमेरिका के इंटरेस्ट्स का टूल बनाती जा रही है। हिस्ट्री यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने नाटो से दूरी की बात की हो। 1866 में प्रेसिडेंट चार्ल्स de Gaulle ने फ्रांस को नेटो की मिलिट्री कमांड से बाहर कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फ्रांस की सॉवरेनिटी वाशिंगटन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। 2009 में फ्रांस दोबारा नाटो कमांड में लौटा, लेकिन अब वही डिबेट फिर से जिंदा हो चुकी है। फ्रांस अकेला नहीं है। पूरे यूरोप में अमेरिका को लेकर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में वॉइसेस उठ रही हैं कि अमेरिका यूरोप ट्रेड रिलेशंस पर फिर से सोचने की जरूरत है। अमेरिका ने पिछले वर्षों में यूरोपियन गुड्स पर टैरिफ्स लगाए, जिन्हें यूरोप ने ट्रेड वेपन के तौर पर देखा। सबसे चौंकाने वाली बात इटली से आई। इटली ट्रेडिशनली अमेरिका का क्लोज एलाई माना जाता है, लेकिन इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुलकर कहा कि ट्रंप जियोपॉलिटिक्स को सीरियसनेस के बजाय स्पेक्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने यहाँ तक सवाल उठा दिया कि इटली को अपने टेरिटोरी में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर दोबारा विचार करना चाहिए या नहीं। यह स्टेटमेंट नाटो पॉलिटिक्स के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है। अब अगर हम बिग पिक्चर देखें तो नाटो पहले ही दबाव में है। रशिया यूक्रेन वॉर ने नाटो की यूनिटी और एंड्योरेंस की परीक्षा ले ली है। ऊपर से ट्रंप की धमकियां और यूनिलैटरल अप्रोच ने क्रैक्स को और गहरा कर दिया है। अगर अमेरिका सच में नाटो कमिटमेंट से पीछे हटता है, तो यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद संभालनी पड़ेगी और यही वजह है कि फ्रांस जैसे देश इंडिपेंडेंट यूरोपियन डिफेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं,
अब यहाँ कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, इंडिया फैक्टर। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में आई इस दरार का सीधा फायदा इंडिया को मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज अब इंडिया की तरफ सीरियो यूएस तरीके से देख रहे हैं। डेनमार्क का ग्रीनलैंड इशू पर इंडिया से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगना, जर्मनी के चांसलर का इंडिया दौरा, फ्रांस के प्रेसिडेंट का अपकमिंग इंडिया विजिट और अब यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लायन का कंफर्म्ड इंडिया टूर, ये सब क्लियर संकेत हैं। यूरोप आज एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में फंसा हुआ है। अमेरिका अनरिलायबल लगता है, रशिया के साथ रिलेशंस खराब हैं, चाइना पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ज़्यादा हो चुकी है और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ऐसे में इंडिया एक ऐसा पार्टनर बनकर उभरता है जो डेमोक्रेटिक है, लार्ज मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। यूरोपियन यूनियन पहले से ही इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023 में इंडिया ईयू गुड्स ट्रेड लगभग 124 बिलियन यूरोस तक पहुंच चुका था। सर्विसेज ट्रेड भी $50 बिलियन से ज्यादा का है। दोनों साइड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं, जिसकी अगली राउंड ब्रसल्स में होनी है। उर्सुला वॉन डर लायन की इंडिया विजिट इसी कॉन्टेक्स्ट में बेहद अहम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईयू लीडरशिप के बीच हाई लेवल मीटिंग्स होंगी। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की दूसरी बैठक भी इसी दौरे का हिस्सा है, जहां डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन्स, डिफेंस कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि ईयू ने यह मंच सिर्फ इंडिया और अमेरिका के साथ बनाया है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अमेरिका की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बीच यूरोप का इंडिया की तरफ झुकाव इंडिया को टैरिफ प्रेशर के खिलाफ खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस भी देता है। इंडिया ब्लाइंडली किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेट पार्टनर्स, मार्केट्स और स्ट्रेटेजिक लेवरेज मौजूद है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि नेटो कल टूट जाएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या नेटो अपने पुराने रूप में सरवाइव कर पाएगा। फ्रांस का स्टैंड, यूरोप की बेचैनी और इंडिया की राइजिंग रेलेवेंस, ये सब संकेत देते हैं कि वर्ल्ड एक मल्टीपोलर फेज में प्रवेश कर चुका है और ऐसे समय में इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि एक्टिव प्लेयर बन चुका है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि फ्रांस का ये कदम नेटो के पतन की शुरुआत है या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक? और क्या इंडिया आने वाले समय में यूरोप का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को हेडलाइंस नहीं, पावर शिफ्ट और स्ट्रेटेजी के लेंस से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार साइनिंग ऑफ।